गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। अब पढ़ाई की चिंता होगी दूर जब आपके साथ होंगे अमित चौहान सर और उनके दो कोहिनूर। आईटी एक्सपर्ट वंश और कैमरामैन यश के साथ लेकर आ गए हैं आज आयनिक इक्विलिब्रियम का नया टॉपिक जिसको हम पीएच बोलते हैं। इससे पहले मैं पीएच टर्म को शुरू करूं, इस फैक्टर को मैं शुरू करूं, पहले मैं कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेज की बात करता हूं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं लॉगरिथम का, और लॉग का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब लॉग एक मैथमेटिकल टर्म है, एक फैक्टर है जिससे कैलकुलेशंस को आसान बनाया जाता है। आइए आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले कुछ मैथमेटिक्स के पहले फॉर्मूले लॉग की टर्म्स में हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगर कहीं पर लॉग A क्रॉस B अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है log A प्लस log B। अगर कहीं पर log A क्रॉस B लिखा हुआ है तो हम उसको लिखते हैं log A प्लस log B। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी आप इनको बहुत बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज के लेक्चर की शुरुआत इनके रिवीजन के साथ ही करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला हो जाएगा log A प्लस log B। अब मान लो आपको दिया हुआ है log 15। अब log 15 को मैं लिख सकता हूं log 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो कैसे उसे ओपन करूंगा? log 3 प्लस log 5। इस प्रकार हम लॉगरिथम के इस फॉर्मूले को ओपन अप करते हैं। तो पहला फॉर्मूला आपके क्लियर हो जाना चाहिए, दैट इज लॉगरिथम या log ऑफ A क्रॉस B बराबर होता है log A प्लस log B। सिमिलरली अगर आपके पास लिखा हुआ है log A बाई B, क्लियर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मल्टीप्लाई में है तो ऐड करना होता है, और अगर दो टर्म आपकी डिवीजन में है तो उन्हें माइनस किया जाता है, log A माइनस log B। मान लो इस फॉर्मूले में आपको गिवन है, आपको सॉल्व करना है, log 3/5 सॉल्व करना है। तो बच्चों से कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो जाएगा log 3 माइनस log 5। ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। सिमिलरली यहां पर हमने आपको बता ही दिया, पहले वाले केस में आपको बता चुके हैं कि फर्स्ट केस में अगर आपको log 3 मल्टीप्लाई बाई 5 अगर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा log 3 प्लस log 5। इसी के साथ बढ़ते हैं और नए फॉर्मूलेस की तरफ। अगर कभी आपको लिखा हुआ हो log A रेज टू द पावर B, तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, B बाहर आ जाएगा और बचेगा log A, ये आ जाएगा B log A। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहीं पर लिखा हुआ हो दैट इज log 10 रेज टू द पावर 3, तो इसको आप लिखेंगे, जो कोफिशिएंट है वो जो पावर में है उसे हम फ्रंट में ले आएंगे, दिस विल बी इक्वल टू दैट इज 3 log 10। इसको ऐसे सॉल्व करना है। तीसरा फॉर्मूला हो गया, अगर आपको log A रेज टू द पावर B दे रखा है तो इसको कैसे ओपन करना है? B log A। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर आपको दिया हुआ है log A इज इक्वल टू दैट इज B, और आपसे कहा जाए भाई A बताओ, तो A याद रखिएगा A बराबर हो जाएगा दैट इज 10 रेज टू द पावर B, इट इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर B। लर्न करिए, मैंने कहा अगर log A इज इक्वल टू B है और आपको log A की वैल्यू दे रखी है, वो B दे रखी है आपको, और आपको A की वैल्यू निकालनी है, तो उसे 10 की पावर में रेज कर देंगे। या फिर हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ B, A इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ B। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, यहां पर अगर आपको दे रखा है log A इज इक्वल टू मान लीजिएगा ये दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 2.3 या 2.1 आपको दिया हुआ है, और आपसे कहा जाए भाई A बताओ, तो सीधी सी बात है, यहां पर A बराबर हो जाएगा A इज इक्वल टू दैट इज 10 रेज टू द पावर 2.1।
इसी प्रकार हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अगर a निकालना है तो a इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दैट इज 2.1, एंटी लॉग ऑफ 2.1। इन्हीं फॉर्मूलों के साथ आज का हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं। अब लॉगरिथम के कुछ फॉर्मूले पहले आप लर्न करें, ले इसका स्क्रीनशॉट करें लर्न, और इन्हीं फॉर्मूलों के साथ अब हम आगे आगाज करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है पीएच। पीएच को हम दो तरीके से आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले एक बड़ी इजियर सी रिप्रेजेंटेशन हम यहां पर पीएच की लेने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, वाटर की अगर मैं बात करूं तो वाटर को बच्चों वाटर डिसोशिएट होता है H आयंस में, या हम हाइड्रोनियम आयंस में कह सकते हैं, और डिसोशिएट होता है दैट इज OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस में। वाटर डिसोशिएट होता है हाइड्रोनियम आयन में, और वाटर डिसोशिएट होता है दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन में। हम जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, एंड दिस इज इक्वल टू दैट इज 10 रेज टू द पावर -14। ये हमने आपको बताया था बशर्ते एट 298 केल्विन टेम्परेचर। 298 केल्विन टेम्परेचर पे दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट 10 रेज टू द पावर -14 होता है। अब बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं एट 298 केल्विन, आपसे कहा जाए भाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन बताइए, तो आपको प्रीवियस लेक्चर में सीधा सीधा बताया गया 298 पर प्योर वाटर के केस में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है, और वो बराबर होती है 10 रेज टू द पावर -7, 10 रेज टू द पावर -7। अब आप पहले नोट करके पहला पॉइंट लिखें। पहला पॉइंट है, नोट दैट पॉइंट नंबर 1, ये जो 10 रेज टू द पावर होती है 7, इसको पीएच कहा जाता है। तो हम पीएच किसको कहते हैं? हम पीएच कहते हैं जो 10 की पावर होती है, इसको पीएच कहा जाता है, इसको पीएच कहा जाता है। दिस इंप्लाइज पीएच इज इक्वल टू 7, ये पीएच होता है। अब मान लो अगर प्योर वाटर की बात करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन होती है उसे 10 की पावर की फॉर्म में लिखना है, और 10 की जो पावर होती है उसका मैग्नीट्यूड पीएच होता है। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा? हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को 10 की पावर की फॉर्म में लिखना है, और पावर का जो मैग्नीट्यूड होता है -7 है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वही पीएच कहलाता है। तो यहां पर पीएच हुआ 7। अब मान लीजिए मेरे पास प्योर वाटर की जगह कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, उसमें मान लो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 10 रेज टू द पावर -x। तो भाई सिंपल सी बात है, हमने कहा हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को 10 की पावर की फॉर्म में लिखिए, 10 की पावर की फॉर्म में लिखिए। अब जो पावर होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको पीएच कहा जाता है। तो यहां पर पीएच हो जाएगा बच्चों, दैट इज पीएच इज इक्वल टू एक्स, पीएच इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब पहला पॉइंट हम ये लगा के लिख सकते हैं कि पीएच जो टर्म है ये तभी एप्लीकेबल है। पहला पॉइंट साथ के साथ यही नोट डाउन करके लिखिए, और पहला पॉइंट ये है कि पीएच जो टर्म है ये वही एप्लीकेबल है, ये उन्हीं सॉल्यूशंस में एप्लीकेबल है जहां पर हम हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को 10 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन को 10 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वहीं पर हम पीएच जो वैल्यू है, पीएच जो टर्म है, वहीं पर एप्लीकेबल है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। इसीलिए पीएच की जो फुल फॉर्म है, अब उसे ध्यान दीजिए। पीएच की फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पावर ऑफ
ये जो पावर है हाइड्रोजन आयन की, क्लियर है? हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन एक ही बात है, उनकी जो पावर है उसको पीएच कहा जाता है, इसकी जो पावर है उसको पीएच कहा जाता है। आशा करता हूं सबसे पहले ये डेफिनेशन आपके पीएच का जो मीनिंग है, पी का मतलब पावर ऑफ एच आयन, पीएच पावर ऑफ एच आयन या पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। साथ के साथ किताबों में इस पीएच का एक और मीनिंग दिया हुआ होता है और ये मीनिंग है पोटेंस डी हाइड्रोजन आयन। ये पावर ऑफ का दानिश वर्ड है, पावर ऑफ के लिए ये एक दानिश लैंग्वेज में इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है, उसके लिए एक ये वर्ड है। सो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इसका बेसिक मीनिंग आपके समझ में आ गया होगा। साथ के साथ पीएच का एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? अगर मान लो किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम 10 की पावर की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो उस केस में हम पीएच भी नहीं बता सकते। तो पीएच एप्लीकेबल केवल तभी होता है जब हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन है, अगर हम उसे 10 की पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं तो जो 10 की पावर का मैग्नीट्यूड होता है उसको पीएच कहा जाता है। आशा करता हूं अभी तक की जो कही हुई बात है वो बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। अब एप्लीकेशन पहली ये है, ये जो पीएच होता है, ये किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में बड़े आसानी से रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लेता है, या कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, इसको हम पीएच की मदद से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं पीएच की मदद से कैसे किसी सॉल्यूशन की एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का पता लगता है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें और बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं सेकेंड डेफिनेशन ऑफ पीएच की तरफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं वाटर डिसोशिएट होता है हाइड्रोनियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। अब किसी सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोनियम आयन होते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, अगर उनका नेगेटिव लॉगरिथम ले लिया जाए, नोट करिए हमने कहा अगर इनका नेगेटिव लॉगरिथम ले लिया जाए, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन अगर आप ले लेते हैं, क्लियर है, इसको पीएच कहा जाता है। तो बड़े प्यार से दूसरी डेफिनेशन पीएच की क्या हो गई? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोनियम आयन होता है, जो हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसका नेगेटिव लॉगरिथम पीएच कहलाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें नेगेटिव लॉगरिथम अगर हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन का अगर हम ले लेते हैं तो वो POH कहलाता है। तो POH क्या हो जाएगा बच्चों? POH हो जाएगा दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है। तो इस प्रकार अब आपसे अगर सिंपल वे में डेफिनेशन पूछी जाती है, भाई पीएच बताइए, पीएच क्या होता है, तो याद रखो पीएच के बारे में आप बताएंगे नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। सीधा यही बोलना है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। आपसे पूछा जाता है भाई बताओ POH क्या होता है? POH होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब कुछ रिजल्ट्स अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आप बड़े आसानी से एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ बड़े आसानी से सॉल्यूशंस की बता सकते हैं। ईजियर वे में आप रिलेटिव एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं। कैसे? आपको हमने बताया बेटे हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, दिस इज इक्वल टू दैट इज 10 रेज टू द पावर -14। ये -14 के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर हम इनको सॉल्व करते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम इसका
ले लेते हैं। अब इसका हम नेगेटिव लॉगरिथम लेते हैं। नेगेटिव लॉगरिथम अगर हम इस टर्म का लेते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन मल्टीप्लाइड बाय दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन। अब पूरी टर्म का आप नेगेटिव लॉगरिथम ले लीजिए, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10 रेज़ टू द पावर -14। आप जानते हैं log a क्रॉस b, हमने आपको बताया था log a क्रॉस b बराबर होता है log a प्लस log b। तो ये बराबर हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, अब नेगेटिव लॉग इधर प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। बेटे a क्रॉस b किसके बराबर हो जाएगा? log a प्लस log b। सिंपल डेरिवेशन है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप जानते हैं हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था log a की पावर जो b होती है, तो आप जानते हैं जो b होती है, जो पावर होती है, वो बाहर आप बाहर उसे कोफिशिएंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। log a की पावर b फॉर्मूला हो जाएगा b log a। अब माइनस ऑफ -14 दिस इज इक्वल टू log 10, दिस इज इक्वल टू log 10। अब आप जानते हैं माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है? माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन होता है दैट इज pH। प्यारे बच्चों ये तो pH हो जाएगा। इधर है माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका हो जाएगा दैट इज POH। ये बराबर हो जाएगा POH। क्लियर? दिस इज POH। ये हो जाएगा pH, ये हो जाएगा POH बराबर माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा 14। और याद रखिएगा log 10 की वैल्यू 1 होती है। log 10 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया, और एक्सप्रेशन क्या आ गया? दैट इज pH प्लस POH दिस इज इक्वल टू 14। सारे रिजल्ट्स जितने भी हम डेराइव कर रहे हैं, सारे रिजल्ट्स को फटाफट से नोट डाउन करते रहिएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है pH की? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। POH की जो डेफिनेशन है 12th क्लास MCQs के लिए जरूर लर्न रखें। POH की डेफिनेशन हो जाएगी माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। साथ के साथ अब तीसरा फॉर्मूला आपके पास आ गया, और तीसरा फॉर्मूला है pH प्लस POH ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू दैट इज 14। अब आप साथ के साथ एक बात याद रखें, पॉइंट जरा लर्न करिए। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, क्योंकि एसिड का डिसोसिएशन बढ़ता है, तो pH की वैल्यू में बदलाव आता है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या टेम्परेचर चेंज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बदलती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। POH बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसका मतलब pH और POH टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लर्न कर लें, साथ के साथ याद कर लें, और क्या है वो पॉइंट? गौर फरमाइए। pH प्लस POH हमेशा ऑलवेज किसी भी सॉल्यूशन को आप चाहे टेम्परेचर चेंज करें या ना करें, लेकिन pH प्लस POH ऑफ द सेम सॉल्यूशन विल ऑलवेज कम्स आउट टू बी, हमेशा और हमेशा 14 ही आएगा। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास आ गया, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास आ गया कि pH प्लस POH का जो सम है वो हमेशा, याद रखो, हमेशा 14 ही आएगा। ऑलवेज एंड ऑलवेज इट विल कम आउट टू बी 14। इसी के साथ आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। अब बारी है आगे बढ़ने की। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन pH कहलाता है।
नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन POH कहलाता है। ऐसे ही अगर आप Ka का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं तो वो आपका pKa कहलाता है। आप जानते हो Ka का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द एसिड। इसी प्रकार अगर आपके पास मान लो Kb है और Kb का अगर आप नेगेटिव लॉग ले लेते हैं तो वो आपका pKb कहलाता है। ये आपका pKb कहलाता है। तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स? कुछ इस प्रकार है। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। आपके पास pH के फॉर्मूले हैं, आपके पास POH, pKa, pKb के फॉर्मूले हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सिग्निफिकेंस मैं एक सिंपल ये बोलता हूं, pH एक मोर इजियर, एक कन्वीनियंट मेथड है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बताने का। किसी सॉल्यूशन के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन हैं, हाइड्रोनियम आयन है या कितने हाइड्रोक्साइड आयन है, इसको बताने का एक बहुत ईजियर सा कॉन्सेप्ट है, एक बड़ी ईजियर सी टर्म है। किसी सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा हाइड्रोनियम आयन है या कम हाइड्रोनियम आयन है, इसको हम pH से बड़े आसानी से समझ सकते हैं। कैसे, जरा समझिए। आप जानते हैं अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये है B log A। इस पावर को, इसको कोफिशिएंट को मैं पावर में भी लेके जा सकता हूं। तो pH को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, pH कैन बी रिटन एज log ऑफ, दैट इज हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन की पावर में -1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस इधर ले गया मैं, पावर में ले गया, पावर को बाहर लाते हैं, अब माइनस को मैं पावर में ले गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, log ऑफ 1 अपॉन हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। दिस इज इक्वल टू pH। इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर किसी सॉल्यूशन में, अब गौर फरमाइए, अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन अर्थात दैट इज H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है, अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम है तो pH ज्यादा है। इसका मतलब जिसका pH ज्यादा होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम होगी, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, और जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। आप अब ये कह सकते हो, दो सॉल्यूशन आपको दे रखे हो और दोनों सॉल्यूशन का अगर आपको pH दे रखा हो, जिसका pH कम होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि pH कम होना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो pH की वैल्यूज से बड़े आसानी से किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का रिलेटिव कंपैरिजन किया जा सकता है। क्या आया हमारे पास रिलेशनशिप? हमारे पास रिलेशनशिप आया pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। साथ के साथ हम ये भी लिख सकते हैं, अगर कोई टर्म एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है देखिएगा, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, हल्का सा समझने की कोशिश करना। मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक सॉल्यूशन A है, मेरे पास एक सॉल्यूशन B है, एक सॉल्यूशन A है, एक सॉल्यूशन B है। मैं आपसे कहता हूं सॉल्यूशन A में हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन A में और B में आपको दे देता हूं। मैं कहता हूं A में 10⁻⁻7 है और B में 10⁻⁻ दैट इज -4 है। अब मैं आपसे कहता हूं बताओ, दो सॉल्यूशन है,
दो टेस्ट ट्यूब हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको दे दी, राइट। अब आपसे पूछता हूं, एक सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये है और एक सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये है। अब आपसे कहते हैं बताओ भाई ज्यादा एसिडिक कौन सा है। तो कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। 10 रेज टू दी पावर -7, 10 रेज टू दी पावर -4, ये थोड़ा सा कहने में, सुनने में, सोचने में और आपस में कंपेयर करने में थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं ये कहूं मेरे पास दो सॉल्यूशन हैं और उनका मैं आपको पीएच दे दूं, एक का पीएच मैं आपको दे देता हूं 7, क्योंकि आप जानते हैं डेफिनेशन 1 से 10 की जो पावर होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वही पीएच होता है। 10 की जो पावर होती है हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को 10 की पावर में हमने लिखा, और जो कोफिशिएंट होता है 10 की पावर में जो कोफिशिएंट होता है वही पीएच होता है, सॉल्यूशन ए का पीएच 7 है, सॉल्यूशन बी का जो पीएच है वो 4 है। एक तो सुनने में एक होल नंबर नेचुरल नंबर है। कितना अच्छा लगता है कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहां 7 यूनिट्स की टर्म्स में है, यहां पर 4 की टर्म्स में है। तो ये सुनने में और कहने में अच्छा लगता है। पीएच कैसे बताता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, आप जानते हैं पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। जिस सॉल्यूशन का पीएच ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, जिसका पीएच कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब आपको पता है सॉल्यूशन ए का पीएच ज्यादा है, बी का पीएच कम है, और हम जानते हैं पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब सॉल्यूशन बी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू सॉल्यूशन ए। तो जो चीज हाइड्रोजन आयन की अगर डायरेक्टली आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दें, तो कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन पीएच की टर्म्स में अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दी जाए, कॉन्सेंट्रेशन अगर पीएच की टर्म्स में दे दी जाए तो बड़े आसानी से अंदाजा लग जाता है सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, कौन कम एसिडिक है, कौन ज्यादा एसिडिक है। आशा करता हूं आपके ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लो तो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं पीएच की अब और एप्लीकेशंस की तरफ। अब बारी है पीएच कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशंस की। प्यारे बच्चों, डिफरेंट डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए वीक एसिड्स और बेसिस के जितने भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं सबके लिए पीएच कैलकुलेट किया गया, और यह पाया गया कि पीएच की जो वैल्यू होती है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केस में 98% केसेस में पीएच की जो वैल्यू आती है दैट इज 0 से लेके 14 की रेंज में आती है। अब इस रेंज के अंदर एक स्केल बना दिया गया जिसको पीएच स्केल कहा जाता है। तो पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल एक स्केल हो गया जिसमें पीएच की वैल्यू 0 से लेके 14 तक है। अब जानने की कोशिश करते हैं ये स्केल किस तरीके से मददगार साबित होता है एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन के लिए। जैसे कि इसका सिग्निफिकेंस ये है, अगर कहीं पर पीएच 7 आता है तो समझ जाओ सॉल्यूशन न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर जितने हाइड्रोनियम आयन हैं उतने ही आपके हाइड्रोक्साइड आयन हैं। तो एक स्केल बनाया गया, पीएच की सारी वैल्यूज कैलकुलेट की गई और यह पाया कि पीएच की जनरली जो वैल्यूज आती हैं वो इसी रेंज के अंदर आती हैं, 0 से लेके 14 की रेंज में ही वैल्यूज आती हैं। किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन को आप उठा लीजिए, 98% केसेस में जो वैल्यूज आती हैं पीएच की डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में वो 0 से 14 तक ही आती है। इसका मतलब पीएच किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का 0 से लेके 14 तक नॉर्मली हो सकता है। अब पीएच स्केल की एप्लीकेशन क्या है? पीएच स्केल हमें यह बताता है अगर किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच 7 आता है, पीएच 7 आने का मतलब है अगर पीएच 7 आता है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। पीएच स्केल की सेकंड पॉइंट क्या है? अगर पीएच लेस देन 7 आता है तो
तो सॉल्यूशन एसिडिक है, सॉल्यूशन एसिडिक है। और अगर pH ग्रेटर देन 7 आता है तो आपका सॉल्यूशन बेसिक है। अब मान लो भाई 7 मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल, इधर जाओगे 7 से कम की तरफ जाओगे एसिडिक। अगर pH सॉल्यूशन का 7 से कम आता है तो सॉल्यूशन एसिडिक होता है, या हम ये कह सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोनियम आयन की मात्रा या H आयन की मात्रा OH आयन के मुकाबले ज़्यादा होती है। अगर आप 7 से ऊपर जाते हो तो सॉल्यूशन आपका बेसिक है या एल्केलाइन है, सॉल्यूशन आपका बेसिक है या एल्केलाइन है। यहां पर प्रीवियसली हम आपको बता चुके हैं और ये बता चुके हैं pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब pH स्केल में अगर आप 14 से 0 की तरफ आओगे pH की वैल्यू घटती जाएगी और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। pH की वैल्यू घटती जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। दो एसिड्स आपको दे दिए जाएं, एक का pH 6 है, एक का pH 4 है। जिसका pH कम है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, राइट। जैसे आप ऐसे मूव करते रहोगे 0 से 14 की तरफ आप जाओगे, pH बढ़ता जाएगा और हम जानते हैं अगर pH बढ़ता जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, pH बढ़ता जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। अब कुछ बच्चे जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 2 मिनट। प्यारे बच्चों, मान लो किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻⁻1। आपसे कहूं उसका pH बताओ, तो आप जानते हैं 10 की जो पावर होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसे pH कहा जाता है। इसका मतलब उस सॉल्यूशन का जो pH है वो 1 है। ये उन बच्चों के लिए जो नीट और जेईई की तैयारी करते हैं, ध्यान से। ऑल राइट। अब अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻1, हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻1, तो हम जानते हैं हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी 10⁻⁻13, क्योंकि इन दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो आएगा 10⁻⁻14। तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻13। अब अगर pH 1 है तो उस सॉल्यूशन का जो POH होगा वो होगा 13। या तो ऐसे निकाल लो, हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर कंसंट्रेशन को 10 की पावर की फॉर्म में लिखा, 10 की पावर की फॉर्म में लिखा। अब 10 की जो भी पावर होती है उसका कोफिशिएंट POH होगा, इसका कोफिशिएंट POH होगा। या तो आप ऐसे कर लें, या फिर एक और तरीका है, अगर किसी सॉल्यूशन का दूसरा तरीका, अगर किसी सॉल्यूशन का pH 1 है, हम जानते हैं pH प्लस POH, बताया है आपको pH प्लस POH किसके बराबर होता है? 14 के बराबर होता है। pH प्लस POH बराबर होता है 14 के। तो अगर pH 1 है तो POH 13 होगा। आइए सीखते हैं कुछ और बातें हैं। अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻7। आप जानते हैं हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर 10⁻⁻7 है तो 10 की जो पावर होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है वही pH होता है। तो इसका pH हो जाएगा 7, ठीक है बच्चों, pH हो गया 7। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7। अब हाइड्रोक्साइड आयन की 10 की जो भी पावर होगी वही POH होगा, POH हो जाएगा दैट इज 7, POH इज इक्वल टू 7। इसी प्रकार नोट करिए, अगर हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻14 है, अगर -14 है तो pH हो जाएगा देन pH इज इक्वल टू जो भी पावर है 10 की उसका कोफिशिएंट
यानी कि 14। अब pH प्लस pOH, pH प्लस pOH 14 होता है। अगर pH ही 14 हो जाएगा तो POH हो जाएगा 0, POH हो जाएगा 0। और यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻�0 ये हो जाएगी। आशा करता हूं पूरा का पूरा जो टॉपिक है अभी बड़े अच्छे से आपके क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फटाफट से पहले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बारी है लिमिटेशंस पीएच की या पीएच स्केल की जानने की कोशिश करते हैं इस कॉन्सेप्ट की खामियां क्या हैं, कमियां क्या हैं। पहली कमी, नो एग्जैक्ट आइडिया अबाउट रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर है? नो आइडिया बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ का। इस बात को हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। मान लो हमारे पास दो एसिड हैं, एक का pH 1 है और एक का pH 7 है, एक का pH 3 है। अब इससे हमें यह तो पता लग जाता है कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है और कौन सा एसिड कम स्ट्रॉन्गर है या वीकर है। जैसा कि आप जानते हैं जिसका pH कम होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जिसका pH ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। अब यह तो पता चल गया कि जिसका pH 1 है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है और जिसका pH 3 है वो वीकर एसिड है। लेकिन इससे हमें यह पता नहीं लगता कि जो pH 1 वाला एसिड है वो कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है जिसका pH 3 है। तो यह तो तुलना हो जाएगी कौन वीकर है कौन स्ट्रॉन्गर है, लेकिन यह पता ही नहीं लगेगा कितना स्ट्रॉन्गर है और कितना वीकर है। अब अगर हम कहें तो एक का pH 1 है एक का pH 3 है। सुनने में तो बड़ा सिंपल सा लगता है, भाई 2 ही डिजिट का डिफरेंस है, दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत ही अंतर होगा अगर इनके नंबर को पढ़ा जाए। लेकिन रियलिटी में यह होता है कि वो एसिड जिसका pH 1 है इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, इट इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द एसिड हैविंग pH इज इक्वल टू 3। तो इंपॉर्टेंट ये बात हो गई यहां पर, जिस एसिड का pH 1 होता है वो लगभग 100 गुना स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपैरिजन टू द एसिड हैविंग pH 3। तो कंपैरिजन तो कर देगा लेकिन कितने टाइम से स्ट्रॉन्गर है कितने टाइम वीकर है ये हमें pH से या pH स्केल से पता नहीं लगता है। दूसरा मुख्य ड्रॉबैक, pH स्केल में आपने देखा कि वैल्यूज जो हैं वो 0 से लेके 14 तक हैं, लेकिन हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी होते हैं अगर एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसके केस में जो pH है वो 0 से कम भी आ सकता है। इसका मतलब pH की नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, हमारे पास सर्टेन एसिड्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे एसिड्स ऐसे होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें pH की वैल्यू, जो pH रेंज है, जो pH स्केल है उससे बाहर ही चली जाती है। तो pH नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि HCl अगर 2 नॉर्मल ले लिया जाए, 4 नॉर्मल ले लिया जाए तो जनरली उस केस में जो pH आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्ट्रॉन्ग बेसिस की अगर हम बात करें, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो pH की वैल्यू है वो 14 से ज्यादा भी आ जाती है। तो जरूरी नहीं है कि 0 और 14 के बीच में ही वैल्यू आए, हाँ 98% केसेस में तो ऐसा ही होगा। लेकिन कुछ सॉल्यूशंस, रेयरली कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनकी pH की वैल्यू 0 से कम भी आ सकती है और 14 से ज्यादा भी आ सकती है। अब एक बड़ा प्यारा सा लास्ट का सवाल, फोर्थ मेजर ड्रॉबैक। मान लो कोई एसिडिक सॉल्यूशन है हमारे पास जहां पर हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻8। मैं आपसे कहता हूं एक सॉल्यूशन है मेरे पास एसिड का सॉल्यूशन और उसमें हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻8। तो हमने आपको बाय डेफिनेशन 1 ये बताया 10 की जो पावर होती है उसका कोफिशिएंट pH होता है, तो pH 8 आ जाएगा। अब भैया एसिड का pH 8 आ गया,
जबकि पीएच स्केल तो ये कहता है 7 पे न्यूट्रल, पीएच 7 से कम एसिड्स के लिए होता है और पीएच की जो वैल्यू होती है 7 से ज़्यादा बेसिस के लिए होती है। तो यहाँ तो पीएच 8 आ गया, होना तो ये बेस चाहिए लेकिन होता एसिड है। तो इस तरह के कुछ एरर्स हमारे पीएच के कॉन्सेप्ट में बनते हैं, जहां ये एक कन्वीनियंट मेथड है हाइड्रोनियम आयन को रिप्रेजेंट करने का, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, जहां ये एक कन्वीनियंट मेथड है कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन सा वीकर है, कौन बेस स्ट्रॉन्गर है, कौन बेस वीकर है, जहां ये बताता है। साथ के साथ इसकी डेफिनेशन के अंदर इसके कुछ अपने फ्लोज भी होते हैं। आज हमने पीएच का, पीएच स्केल का सारा थियोरेटिकल कंटेंट कवर अप कर लिया। कल के लेक्चर में बारी रहेगी पीएच के कॉन्सेप्ट पर, हम अब करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। बहुत बहुत धन्यवाद।